क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पहाड़ी युवक बिना विशालकाय सेना के सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और वाणी के बल पर मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट को झुका दे? सोचिए, दिल्ली का भव्य दरबार, औरंगजेब का सख्त चेहरा, चारों ओर दरबारी और काजी, और सामने खड़ा है एक गढ़वाली युवक। न तलवार तनी है और न ही सेना उसके पीछे खड़ी है, फिर भी वो जजिया जैसे कठोर कर को खत्म करवा देता है, मंदिरों की रक्षा का फरमान निकलवा लेता है और मौत की सजा को इनाम में बदल देता है। आखिर ये शख्स है कौन? ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, ये कहानी है बुद्धि बनाम सत्ता की, ये कहानी है पहाड़ बनाम साम्राज्य की, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे इतिहास ने नाम दिया गढ़वाल का चाणक्य, पुरिया नथानी। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण पहाड़ी गांव से निकला बालक बन गया गढ़वाल की ढाल, कैसे उसकी बुद्धि ने तलवारों से पहले ही विजय प्राप्त कर ली और क्यों इतिहास आज उसे बीरबल से आगे चाणक्य के समक्ष रखता है। चलिए शुरू करते हैं गढ़वाल के उस नाम से जिसकी गूंज दिल्ली के दरबार तक पहुंची। गढ़वाल की सुरमई घाटियां और कठोर पर्वतों के बीच एक युग में जब पहाड़ी रियासतें मुगल साम्राज्य के दबाव में थी, तब एक व्यक्तित्व उभर के आया जो न केवल बुद्धिमत्ता और शौर्य का प्रतीक बना, बल्कि अपनी वाणी और रणनीति से इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। और ये कोई और नहीं, ये थे पुरिया नथानी, जिन्हें लोग आज भी गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। अब कैसे पुरिया ने मुगल साम्राज्य के जजिया कर को समाप्त करवाया, ये तो हम आगे जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं पुरिया नथानी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अद्भुत प्रतिभा वाले पूरणमल उर्फ पुरिया नथानी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अगस्त 1648 को पौड़ी जनपद के नथानी गांव में गोंडू नथानी के घर पर बताया जाता है। उस समय गढ़ नरेश पृथ्वीपति शाह के बेहद भरोसेमंद मंत्री डोभाल, जो कि खुद एक कौशल ज्योतिषी थे, ने पुरिया नथानी की जन्म कुंडली को देखा और तुरंत उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भविष्य में गढ़वाल के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाने वाला है। डोभाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पुरिया को अपनी बेटी के लिए गोद जैसा मांग लिया। बदले में पुरिया नथानी के पिता को नियमित रूप से पेंशन देकर उनके पूरे परिवार का भरण पोषण वो करते रहे। राजकुमारों वाले स्कूल में पुरिया का दाखिला कराया गया, जहां वे राजगुरु के सानिध्य में रहे। राज दरबार की पाठशालाओं में राजकुमारों के साथ पढ़ना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन पुरिया ने बहुत कम समय में ही पढ़ाई के साथ साथ शस्त्रों में भी अद्भुत प्रवीणता हासिल कर ली थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, इन चारों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। इसके साथ ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन और सैन्य नीति में भी वो महारत हासिल कर चुके थे। उनकी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता को देखकर पूरा दरबार दंग रह जाता था। पुरिया की तीव्र बुद्धि और जिज्ञासा को देखते हुए युद्ध कला, अस्त्र शस्त्रों का संचालन, घुड़सवारी, तैराकी और राजकुमारों को दी जाने वाली हर एक विशिष्ट ट्रेनिंग दी गई। पुरिया के जीवन में पहला निर्णायक मोड़ तब आया जब वे मात्र 15 साल के थे। श्रीनगर में बैलों की वार्षिक नुमाइश चल रही थी। अचानक से एक बैल महाराज मीतने शाह पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुरिया आगे बढ़े और उस बैल की सींगों को पकड़कर उसको वश में कर लिया। इस साहस ने पूरे दरबार को चमत्कृत कर दिया और महाराजा ने उसी क्षण उन्हें दरबार में नियुक्त कर लिया। इसके बाद 1666 ईस्वी में पुरिया नथानी के पिता की सहमति और सलाह के साथ मंत्री डोभाल ने अपनी पुत्री का विवाह पुरिया से करवा दिया। विवाह के तुरंत बाद डोभाल के कहने पर महाराज पृथ्वीपति शाह ने पुरिया को राजकाज का पहला बड़ा पद दिया, अश्वशाला का प्रधान। यहीं से पुरिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है और आगे जाकर यही युवक गढ़वाल के मध्यकालीन इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। अश्वशाला का प्रधान बनने के बाद पुरिया ने घोड़ों को सिर्फ साधारण परीक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्हें ऐसे ऐसे करतब सिखला दिए जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम आ सके। महाराजा के प्रिय घोड़े श्यामकरण को तो उन्होंने अश्व दल का लीडर तक बना दिया। 1667 ईस्वी में विजयदशमी पर श्रीनगर में एक भव्य घुड़सवारी प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां महाराज के साथ दिल्ली दरबार से आया था एक विशेष अतिथि, एलची। भीड़ के बीच एलची ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आपका कोई घोड़ा छोटी हवेली की ऊंचाई पार कर सकता है?
महाराज कुछ कह पाते इससे पहले ही पुरिया आत्मविश्वास से कहने लगे, महाराज की अश्व सवारी सेना के प्रमुख के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद गढ़वाल की प्रतिष्ठा को दांव पर रखते हुए पुरिया ने श्यामकरण नामक घोड़े पर सवार होकर मैदान का चक्कर लगाया और अचानक से एक बड़ी छलांग लगाते हुए हवेली की ऊंचाई को पार कर दिया। ये दृश्य देखकर पूरा जनसमूह रोमांचित हो उठा। ये कारनामा किसी चमत्कार से कम नहीं था। एलची ने भी स्वयं खड़े होकर कहा, महाराज, पुरिया केवल गढ़वाल की शान नहीं है, बल्कि हमारे चक्रवर्ती मुगल साम्राज्य के लिए भी एक गर्व का विषय है। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही पुरिया नथानी की वीरता और दृढ़ता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। परंतु पुरिया सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक अद्भुत कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी वाणी, बुद्धि और दूरदर्शिता की मिसाल आज तक दी जाती है। 1667 ईस्वी में औरंगजेब की बेटी रोशन आरा के विवाह समारोह के अवसर पर गढ़ नरेश की ओर से दिल्ली दरबार में प्रतिनिधि भेजने का एक निर्णय लिया गया। ये वो समय था जब कुमाऊं की सेनाओं ने गढ़वाल के पूर्वी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। इसलिए पृथ्वीपति शाह स्वयं सीमा की रक्षा में लगे रहे, परंतु उन्होंने पुरिया को सैन्य दल के साथ दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली दरबार में पुरिया ने अपनी विद्वता, भाषा शैली और राजनीति के ज्ञान से औरंगजेब तथा दरबारियों को प्रभावित करके अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। टिहरी राज्य संग्रह में सुरक्षित 1725वीं के दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली प्रवास के दौरान पुरिया ने कोटद्वार भाबर में सैद मुसलमानों द्वारा कब्जाई गई जमीन पर भी मुगल साम्राज्य के सामने अपनी बात रखी। अपनी तर्क शक्ति और न्याय संगत दलीलों से उन्होंने औरंगजेब को पूरी तरह अपनी ओर कर लिया और भूमि वापस गढ़वाल के राज्य को दिलाने में भी उन्होंने बहुत मदद की। गढ़वाल लौटने पर खुश होकर महाराजा ने पुरिया को सैकड़ों बीघा जमीन उपहार में दे दी थी। इस उद्देश्य की प्रीति आज भी उनके वंशजों के पास सुरक्षित है। पुरिया की कूटनीति का दूसरा बड़ा अध्ययन 1680 में मुगल दरबार में देखने को मिला। औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के तहत 1665 जजिया कर लगा चुका था। इससे पूरे उत्तर भारत समेत गढ़वाल की जनता भी बहुत परेशानी में थी। गढ़ नरेश फतेह शाह ने इस पर विचार करते हुए एक समिति का गठन किया और ये तय किया गया कि पुरिया को दिल्ली भेजकर जजिया से छूट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली पहुंचकर पुरिया जब औरंगजेब के सामने प्रस्तुत हुआ तो सम्राट ने पूछा, सुना था पहाड़ में सोने चांदी के पहाड़ हैं, फिर तुम क्यों जजिया से मुक्ति मांग रहे हो? अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध पुरिया ने तुरंत जेब से करेला निकाला और कहा, जहां हम रहते हैं वहां का जीवन ऐसा है, कठोर, कठिन और तपस्या से भरा हुआ। यहाँ ना तो सोना है और ना ही चांदी, यहाँ पर है सिर्फ मेहनत। ये उदाहरण सुनकर औरंगजेब तुरंत संतुष्ट हो गया और उसने गढ़वाल राज्य से जजिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। दिल्ली दरबार में रहते हुए पुरिया ने औरंगजेब को हिंदू मुसलमान की एकता पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने सम्राट से कहा, हिंदू और मुसलमान दो सगे भाई की तरह हैं, दोनों मिलकर ही इस साम्राज्य की गाड़ी को चला सकते हैं। एक के बिना दूसरा पूरी तरीके से अधूरा है। चित्तौड़ के राणा राज सिंह भी इसी आशय का पत्र औरंगजेब को पहले भेज चुके थे। पुरिया की स्पष्ट विद्वता और साहस देखकर दरबार में उपस्थित अन्य हिंदू राजाओं और दूतों ने भी पुरिया की बात का बहुत समर्थन किया। औरंगजेब ने पुरिया की दलीलों पर गहराई से विचार करने के बाद एक महत्वपूर्ण फरमान जारी कर दिया कि अब से राजपुताना और पहाड़ी इलाकों में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उनके धर्म में किसी भी प्रकार की सरकारी दखल नहीं होगी। इतना ही नहीं, गढ़ नरेशों की प्राचीन राजधानी देवलगढ़ के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी औरंगजेब ने आर्थिक सहायता स्वयं भेजी थी। इस तरह पुरिया की ऐतिहासिक यात्रा में मुगल शासन और गढ़ नरेश के बीच सौहार्द और विश्वास का एक नया अध्ययन खुला। लेकिन पुरिया का व्यक्तित्व केवल एक राजनेता, राजनीतिज्ञ या फिर सेनापति तक सीमित नहीं था। वो अपने समय के विद्वानों में श्रेष्ठ माने गए। उन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषा का गहरा ज्ञान था। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में वे वास्तविक अर्थों में गढ़वाल के राजदूत थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण लोग उनकी तुलना बीरबल से करते थे। एक दिलचस्प प्रसंग दिल्ली दरबार में उनके शाही भोज में भी मिलता है। जब भोजन परोसा गया तो पुरिया ने खाना खाने के बाद चांदी के बर्तन को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ये खबर तुरंत सम्राट तक पहुंच गई और औरंगजेब ने कठोर स्वर में उन्हें बुला लिया। सम्राट ने पूछा, तुम्हारा ये व्यवहार क्यों है? पुरिया ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हमारे गढ़वाल में एक बार जिस बर्तन में भोजन कर लिया जाता है उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। लोग उसे फेंक देते हैं। ये हमारे क्षेत्र की पवित्रता का नियम है। औरंगजेब ने उलझकर पूछा, पर तुम तो कहते हो कि गढ़वाल गरीब है, फिर इतनी फिजूल खर्ची क्यों? और क्रोधित होकर उन्होंने मृत्यु दंड का आदेश तक दे दिया। फिर भी पुरिया के चेहरे पर हंसी बनी रही।
दरबार से बाहर जाते हुए उन्होंने कहा, महाराज, हमारे गढ़वाल में सालू मालू ठठेरे हर रोज बर्तन बनाते हैं और भगवान ने हमें मालू के पत्ते दिए हैं, उन्हीं का उपयोग करके हम बर्तन बनाते हैं और भोजन करते हैं। हमें किसी कमी का भय नहीं है। दरबार में बैठे विद्वानों सहित स्वयं औरंगजेब पुरिया की बुद्धि और जवाब सुनकर चकित रह गए। मृत्युदंड को उसी समय रद्द किया गया और उसकी जगह पुरिया को पुरस्कार देने का आदेश दे दिया गया। गढ़वाल लौटने पर महाराजा ने उन्हें सेनापति बना दिया। सेनापति के साथ साथ पुरिया अपने समय में सबसे चतुर राजनीतिज्ञ भी थे और इसके साथ ही अनुभवी सेनापति भी थे। राजा फतेह शाह के साथ उन्होंने गढ़वाल के पूर्वी सीमाओं पर लगातार संघर्ष किया ताकि कुमाऊनी शासकों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा जाए। 1709 ईस्वी में कुमाऊं के राजा जगत चंद्र एक विशाल सेना लेकर श्रीनगर आ पहुंचे। उस समय गढ़ नरेश के अधिकांश सेना सीमाओं पर तैनात थी और राजधानी में बहुत ही सीमित बल मौजूद था। ऐसे संकट में पुरिया की सलाह पर फतेह शाह देहरादून चले आए और श्रीनगर की रक्षा की जिम्मेदारी मंत्री शंकर डोभाल और पुरिया के हाथों पर आ गई। अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए पुरिया ने जगत चंद्र को प्रभावित कर दिया। उन्होंने कहा, गढ़वाल और कुमाऊं उत्तर भारत के दो प्रमुख केंद्र हैं। इसमें से एक का विनाश होना भी दोनों की हानि का कारण बन सकता है। पुरिया की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर जगत चंद्र ने श्रीनगर में किसी भी प्रकार का विनाश न करते हुए एक स्थानीय ब्राह्मण को वो भूमि दान में दे दी। इसके बाद वो वापस लौट गए। पुरिया ने फतेह शाह को इसके बाद राजधानी में बुलवा लिया। 1710 में इसी राजनीति के परिणाम स्वरूप गढ़वाली सेना ने पुरिया के नेतृत्व में कुमाऊं की सेनाओं से लगे कई गांव अपने अधीन कर दिए। इसके बाद लंबे समय तक पुरिया नथानी सार्वजनिक जीवन से दूर रहकर अपना अधिकतर समय पैतृक गांव में गुजारते रहे। लेकिन जब राजकुमार प्रदीप शाह युवा हुए और श्रीनगर की गद्दी संभालने की तैयारी करने लगे, तब पुरिया ने स्वयं उन्हें अपने संरक्षण में लिया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें राजनीति का ज्ञान समझाया। प्रदीप शाह ने 1730 में शासन संभाला। 1748 ईस्वी में अवकाश प्राप्त कर चुके 100 वर्ष पुरिया नथानी को दोबारा बुलाया गया। प्रदीप शाह ने उनसे कुमाऊं के शासक दीपचंद के विरुद्ध सहायता मांगी। वृद्धावस्था के बावजूद पुरिया ने राजा को युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन राजा की जिद के कारण उन्हें युद्ध पर शामिल होना पड़ा। दुर्भाग्य से इस युद्ध में पुरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध भूमि पर प्रदीप शाह ने उनके घावों का उपचार भी किया। युद्ध के बाद पुरिया की सलाह पर प्रदीप शाह ने दीपचंद को पत्र भेजकर संधि की। इससे दोनों राजवंशों के बीच मैत्री भाव उत्पन्न हो गया और आखिरकार 1750 ईस्वी में पुरिया नथानी ने अंतिम बार राजकीय सेवा से अवकाश लिया और अपने पैतृक गांव वापस लौट गए। उनकी वीरता और राजभक्ति से प्रसन्न होकर गढ़वाल नरेश ने उन्हें तामपत्र दिया। जागीर के रूप में लंगूर पट्टी के कुछ गांव दिए गए। सन 1760 में पुरिया जी हरिद्वार कुंभ मेले में गए और इसके बाद उनका पता नहीं चल सका। कहते हैं कि अद्वानी के जंगलों में एक बार उनकी भेंट अमर आत्मा राजा भृगहरि से हो गई थी। उनके सुझाव पर द्वाराहाट में 8 मील दूर रामगंगा के किनारे राजा ने एक किले का निर्माण किया। किले के अंदर नथानी देवी का मंदिर बनाया गया। किले का नाम नथानागढ़ रखा गया। ये किला पुरिया जी की राजभक्ति और वीरता का स्मृति कारक घोषित किया गया। उनके वंशधार वर्तमान में हल्दू खाता में निवास करते हैं। देहरादून स्थित टिहरी हाउस संग्रहालय में उनकी लगभग 450 साल पुरानी तलवार भी रखी गई है। ये तलवार अन्य तलवार की अपेक्षा बेहद ही अलग और सीधी है। पुरिया नथानी जहां कूटनीतियों में सर्वश्रेष्ठ थे, वहीं गढ़वाल की पहाड़ियों में एक ऐसा वीर भी जन्मा जिसने लोक कल्याण के लिए अपनी ही बेटी की आहुति दे दी थी। उनके इस बलिदान की वजह से आज गढ़वाल के खेतों में पानी आ रहा है और वो थे माधो सिंह भंडारी। अब क्या है माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा, उसे जानने के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। पुरिया नथानी से जुड़ी अगर कोई गाथा आपको पता है या फिर कोई किस्सा आपको पता है तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।